चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो 21 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। 21 का क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए श्रुति, क्वेश्चन नंबर 22। Yes, sir. In Young's double slit experiment, monochromatic light of wavelength 630 nanometer illuminates the pair of slits and produces an interference pattern in which two consecutive bright fringes are separated by 8.1 millimeter. Another source of monochromatic light produces the interference pattern in which the two consecutive bright fringes are separated by 7.2 millimeter. Find the wavelength of light from the second source. What is the effect on the interference fringes if the monochromatic source is replaced by a source of white light? चलिए तो दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पहले वाले में तो सीधा लैम्डा निकाल रहा है बीटा की रिलेशनशिप यूज करके। तो फर्स्ट रिलेशन बनाइए, बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी लीनियर विड्थ। सेकेंड रिलेशन दोनों को डिवाइड करके लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 के टर्म्स में आ गई। बोलो क्लियर, देखो आराम से, फिर बोलो डन। यस सर, क्लियर। ओके, Yes, sir. हाँ, यूज ऑफ वाइट लाइट पढ़ो एरिना। Use of white light. When white light is used to illuminate the slit, we obtain an interference pattern consisting of a central white fringe having on both sides symmetrically a few colored fringes and then uniform illumination. ठीक है ना। तो आपको अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग आपको मतलब सेंट्रल वाइट के बाद आपकी लाइन से आपको कलर की फ्रिंज मिलेंगी सिमेट्रिकली दोनों तरफ, ठीक है ना, बोथ साइड सिमेट्रिकली फ्लू कलर्ड फ्रिंजेस एंड देन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। इस वजह से बेहतर नहीं होता है यूज़ करना। चलिए यस, अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। The screen, please. Yes, sir. Draw schematic arrangement of the Geiger-Marsden experiment. How did the scattering of alpha particles of a thin foil of gold provide an important way to determine an upper limit on the size of the nucleus? Explain briefly. हाँ, तो स्कीमेटिक डायग्राम आपको बनाना है, गीगन मार्सडन एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट बनाना है। हाउ डिड द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ अ थिन फाइल ऑफ गोल्ड प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट वे टू डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपको ये भी बताना है कि जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट होता है वो जो है उसमें गोल्ड फॉइल जो होती है किस तरीके से आपकी अपर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस फाइंड करने में मदद करती है। तो देखिए ये गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट इस साल इसका सिलेबस हट गया है ना। तो द स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, एक मिनट, ये तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अच्छा हाँ ठीक, इसी को अपन ऑल्सो नोन एज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैंने वो समझ लिया इसको। गीगर मार्सडन का वो हटा है बच्चों, गीगर मार्सडन का डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हटा है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हटा है। तो ये रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ये अपन जानते हैं लेड ब्रिक्स होती हैं, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे गोल्ड फाइल होती है, अल्फा पार्टिकल्स जाया करते हैं और ये स्कैटरिंग एंगल फाई होता है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है और ये डिटेक्टर होता है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होते हैं अनडेविएटेड टकराते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया डायग्राम, बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. चलो हाँ, ऑब्जर्वेशन पढ़िए। Observations. Only a small fraction of number of alpha particles rebound back. This shows that the number of alpha particles undergoing head-on collision is very small. The conclusion is that the entire positive charge of atom is concentrated in a small volume called the nucleus. Exactly. इसका मतलब जो चार्ज है टोटली वो न्यूक्लियस पे रहता है, क्योंकि the number of alpha particle undergoing head-on collision is very small. Okay, the conclusion is that entire positive charge of the atom concentrated is very in a small volume. मतलब कि बहुत ही कम जगह से टोटली 180 डिग्री का डेविएशन मिलता है। इसका मतलब बहुत ही छोटी सी जगह पे न्यूक्लियस बैठा हुआ है। अगला, एट द डिस्टेंस, एक मिनट, हाँ ठीक, पढ़िए। At the distance of head-on approach, the entire kinetic energy of alpha particle is converted into electrostatic potential energy. This distance of head-on approach gives up upper limit of the size of nucleus denoted by R naught and is given by Ek is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Ze into 2E upon R naught.
R naught is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2 ZE square by EK. This is about 10 to the power minus 14 meter. Yes, बच्चों क्लियर हुआ? क्लियर है सर. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट को ले गए और ये अबाउट आता है 10 की पावर माइनस 14 मीटर. तो इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट था, ये न्यूक्लियस बैठा हुआ है ना, ये सॉरी ये न्यूक्लियस है पूरा का पूरा. तो इसकी अपर लेयर की रेडियस इस चीज़ से पता चलती है, क्योंकि यहाँ पर जा करके अपनी पूरी पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. डन. चलिए सेकेंड है स्काई वेव. डिस्टिंग्विश बिटवीन स्काई वेव एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन. गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम इंडिकेटिंग हाउ दीज वेव आर प्रोपोगेटेड. यार स्काई वेव तो जो होती हैं वो आयनोस्फीयर की वजह से जाती हैं, तो ये स्काई वेव प्रोपोगेशन है. और स्पेस वेव प्रोपोगेशन जो होता है वो डायरेक्टली दो ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में लाइन ऑफ साइट के माध्यम से हुआ करता है. तो ये सिलेबस से हट गया है, तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नहीं पढ़ना अपन को. सही. हाँ, कौन से चैप्टर से? कम्युनिकेशन चैप्टर. ये हट चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर पहले ही हट चुका था. ओके चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा. विद द हेल्प. Yes, sir. With the help of a suitable diagram, explain the formation of depletion region in a PN junction. How does its width change when the junction is first forward biased and second reverse biased? Yeah, बच्चों इस क्वेश्चन को लिखो श्योर फॉर एग्जाम. 101% ये क्वेश्चन आएगा, या तो रेक्टिफायर आएगा या तो ये आएगा इस चैप्टर से. या तो आपको पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस बतानी है और डिप्लेशन लेयर समझानी है, ये आएगा. चलिए पढ़िए अरीना. फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर. Formation of depletion layer. At the junction, there is diffusion of charge carriers due to thermal agitation, so that some of electrons of n region diffuse to p region, while some of holes of p region diffuse into n region. Some charge carriers combine with opposite charges to neutralize each other. Thus, near the junction, there is an excess of positively charged ions in n region and an excess of negatively charged ions in p region. This sets up a potential difference and hence an internal electric field EI across the junctions. The field EI is directed from N region to P region across P region. This field stops the further diffusion of charge carriers. Thus the layer which is nearly equal to 10 to the power minus 4 centimeter to 10 to the power minus 6 centimeter on either side of the junction becomes free for mobile charge carriers and hence is called the depletion layer. The symbol of PN junction diode is shown in the figure. ये PN जंक्शन डायोड का PN जंक्शन डायोड का ये सिंबल है बच्चों. तो ये देखिए ये थी जंक्शन डायोड. यहाँ पे बनने की वजह एक रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पे एक बैरियर वोल्टेज यहाँ पे डिप्लेशन लेयर में आ जाता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयन बनते हैं, डोनर आयन, और यहाँ पे एक्सेप्टर आयन, इसलिए एक बैरियर वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो जाता है. डन. आ गया बच्चों समझ में? क्लियर है? यस सर. ओके. तो याद रखिएगा थिकनेस जो होती है वो 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर से 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर की एक लेयर बन जाती है. अब पढ़ते हैं फॉरवर्ड बाइस का इफेक्ट और रिवर्स बाइस का इफेक्ट. तो शॉर्ट में बता दूं बच्चों, फॉरवर्ड बाइस का लगाने से डिप्लेक्शन लेयर खत्म हो जाती है या छोटी हो जाती है, और रिवर्स बाइस लगाने से डिप्लेक्शन लेयर और बढ़ जाती है. पढ़िए रीना. Under forward biasing, the applied potential difference causes a field which acts opposite to the potential barrier. This results in reducing the potential barrier and hence the width of depletion layer decreases. Second, under reverse biasing, the applied potential difference causes a field which is in the same direction as the field due to internal potential barrier. This results in an increase in barrier voltage and hence the width of the depletion layer increases. हाँ, इसको फिर से पढ़ दीजिए एक बार. अंडर रिवर्स बाइसिंग. Under reverse biasing, the applied potential difference causes a field which is in the same direction as the field due to internal potential barrier. This results in an increase in barrier voltage and hence the width of depletion layer increases. Exactly. चलिए next question.
गिव ए सर्किट डायग्राम ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर, ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द सिग्नल, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स वोल्टेज गेन, और इसके वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन लिखिए। बच्चों ये सिलेबस से रिमूव हो चुका है, सो इसको हम छोड़ रहे हैं। ओके, रिमूव्ड, ये हो गया। चलिए अगला डायग्राम, यस पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27, ड्रॉ प्लॉट। श्रुति, Draw a plot showing the variation of binding energy per nucleon versus the mass number A. Explain with the help of this plot the release of energy in the processes of nuclear fission and fusion. हाँ, और इस प्रोसेस में इस ग्राफ की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। बच्चों ये क्वेश्चन पहले नंबर के सेट में आया था, आज दोबारा आ चुका है, तो मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ याद कर लीजिए। द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर इज शोन इन फिगर, है ना। तो सिलेबस में देख लीजिएगा एक बार, रिमूव्ड सिलेबस में है तो नहीं है, पता चले याद भी कर लिया और हट गया हो, तो एक बार देख लीजिएगा कि ये रिमूव्ड सिलेबस में तो नहीं है। न्यूक्लियन से, इससे न्यूक्लियस से क्या क्या हटा है, एक सेकंड रुकिए मैं बता देता हूँ आपको। मिल गया, क्लास 12th। बच्चों न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रेज, देयर प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर। बच्चों ये ग्राफ वाला पोर्शन हट चुका है, ये जो पोर्शन है ग्राफ वाला, ये बाइंडिंग एनर्जी का वेरिएशन मास नंबर के साथ हट चुका है। मतलब न्यूक्लियस से एकदम बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, न्यूक्लियस से काफ़ी कुछ हटा है, एटम से केवल एटम से कुछ भी नहीं हटा है, न्यूक्लियस से ऑलमोस्ट सब कुछ हट गया है। फिर भी देख लेते हैं, चलिए। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ हुआ करता है, इस तरीके का ग्राफ जाता है, ठीक है। और देख लीजिए आप यहाँ पे आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे ज़्यादा है, 56 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 और 9 के बीच में है। चलिए पढ़िए इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द ग्राफ, एरिना। Inferences from the graph. The nuclei having mass number below 20 and above 180 have relatively small binding energy and hence they are unstable. The nuclei having mass number 56 and about 56 have maximum binding energy, 5.8 MeV, and so they are more stable. Some nuclei have peaks, example HECO. This indicates that these nuclei are relatively more stable than their neighbors. Explanation. When a heavy nucleus, एक मिनट देखिए, पहला ग्राफ देखिए, द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 20, देखो 20 नंबर तक जो है, यहाँ पर कहाँ तक गया, यहाँ गया, लगभग 20 यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है रिलेटिवली कम है, ये कहा जा रहा है द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर बिलो 20 एंड अबव 180 हैविंग रिलेटिवली स्मॉल। अबव 180 के बाद देखो 180 कहाँ पे गिर रहा है, ये मतलब इस स्केल के नीचे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 180 है, इस स्केल के नीचे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रिलेटिवली लो है, ये कहा गया है। द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 56 एंड अबाउट 56 हैविंग मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी दैट इज 5.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 56 के कॉरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी निकली है 5.8 नहीं होगी, ये 8.5 है बच्चों, ये गलती से 5.8 लिख दिया है ना। ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 8 के थोड़ा सा ऊपर है, दिस विल 8.5। आ गया समझ में? यस सर, आ गया। दे आर मोर स्टेबल एंड सम न्यूक्लियाई हैविंग पीक्स, देखो पीक्स मिल रहे हैं, जैसे लिथियम में पीक्स है, हीलियम में पीक्स है, कार्बन में पीक्स है। ये देखो लिथियम के बाद सीधे हीलियम में पीक्स मिला है, सॉरी पहले हीलियम था फिर कार्बन, एकदम लिथियम गया नीचे। ओके रुक जाओ, 3 नंबर पे लिथियम आएगा, 2 नंबर पे, हाँ 2 नंबर पे हीलियम था, 3 पे लिथियम आया, फिर 4, फिर 5, फिर 6 पे एकदम से कार्बन आया, फिर 7 पे नाइट्रोजन आया, फिर ऑक्सीजन पे पीक आया, फिर फ्लोरीन पे पीक आया। तो ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि दीज न्यूक्लियाई आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द नेबर्स। कौन कौन? हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन जो ऊपर बैठे हुए हैं। देखो हीलियम ऊपर बैठा है, कार्बन ऊपर बैठा है, ऑक्सीजन ऊपर बैठा है, तो पीक जिसको मिलेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, ये पता चलता है। चलिए अब पढ़िए एक्सप्लेनेशन।
Explanation. When a heavy nucleus breaks into two lighter nuclei, nuclear fission, the binding energy per nucleon increases. That is, nucleons get more tightly bound. This implies that energy would be released in nuclear fission. When two very light nuclei join to form a heavy nucleus, the binding is energy per nucleon of fused heavier nucleus more than the binding energy per nucleon of lighter nuclei. So again, energy would be released in nuclear fusion. ये रीज़न है कि एनर्जी वुड बी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूज़न. ओके, सो अगेन एनर्जी वुड बी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूज़न. पहले वाले में कह रहा है व्हेन ए हाई न्यूक्लियस, जैसे 235 से बड़ा न्यूक्लियस कहाँ है 240, ये देखिए 240 के बाद 235 आ गया, मान लो यूरेनियम 238. तो अगर यूरेनियम 238 जो है वो दो पार्ट में टूटता है, यूरेनियम 238 ब्रेक्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, दो लाइटर न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस. तो टूटने के बाद जो नए न्यूक्लियस बनेंगे, मान लो एक बन गया ए और एक बन गया बी, तो उनकी वो एक्चुअली छोटे हैं, तो उनकी खुद की बाइंडिंग एनर्जी देखी जाए तो देखो वो तो पीछे जाएगी ना, मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी तो इस जोन में आएगी. जैसे मान लो आयरन बन गया या कोई और बन गया, तो इसके रिलेट में तो ये एनर्जी हाई लेवल पे है कि नहीं है, बोलो बच्चों. यस सर है. हाँ, तो वहाँ पर मतलब कि जो ये जो बनेंगे इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस, सो न्यूक्लियस गॉट मोर टाइटली बाउंड, मतलब ये जो नए न्यूक्लियस बनते हैं ये मोर टाइटली बाउंड हुआ करते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट एनर्जी वुड बी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन, मतलब एक कम स्टेबिलिटी से ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. समझ गए ना, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन में. ठीक है ना. अब दूसरा है व्हेन टू वेरी लाइट न्यूक्लियाई ए इज लेस देन एटॉमिक नंबर लेस देन 10 ज्वाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑफ fused heavier nucleus is more than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei, so again energy would be released in nuclear fusion. अब देखो दूसरा रीज़न क्या है, देखो 10 से कम नंबर वाली न्यूक्लियाई, मतलब इससे नीचे, यहाँ पर ये लिथियम है तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, थोड़ा सा यहाँ मान लो ये फ्लोरीन आ गया, 10 से कम यहाँ पे मान लो बच्चों, है ना, 10 से कम आप यहाँ पे मान लो. इसके नीचे के न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं, तो इसके नीचे के न्यूक्लियस की एनर्जी क्या है, बहुत कम है. तो जब ये जैसे मान लो बच्चों दो हाइड्रोजन फ्यूज़ होते हैं, तो हाइड्रोजन जब दो फ्यूज़ होंगे और जो हैवी न्यूक्लियस बनेगा, ओके, जो हैवी न्यूक्लियस बनेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, रिलेटिवली हाई होगी. बोलो हाई होगी कि नहीं होगी. यस सर होगी. Yes, तो sir. भैया बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी तो फिर से वो खुशी के पटाखे फोड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए. So fused heavier nucleus more than the binding energy per nucleon of lighter nuclei. So again energy would be released in nuclear fusion. Clear हुआ? यस सर. बच्चा ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोगों ने उस टाइम पे किया था तो ये उस बच्चे ने क्लियर नहीं किया था इतने बढ़िया से, उसने कुछ भी लिख दिया था, बट यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई. ओके ओके सर. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. पढ़िए श्रुति. शो. Draw a schematic sketch of a cyclotron. Explain briefly how it works and how it is used to accelerate the charged particles. First, show that the time period of ions in a cyclotron is independent of both the speed and radius of the circular path. हाँ, मतलब शो करना है कि टाइम पीरियड इज रेडियस की पावर 0. ओके, show that the time period of the ions of cyclotron is independent of the both the speed and radius and time period is in v की पावर 0. मतलब जो टाइम पीरियड जो है वो ना तो रेडियस पे डिपेंड करता है ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. समझ गए ना, टाइम पीरियड कांस्टेंट हुआ करता है रेडियस और वेलोसिटी से. ठीक है ना, ये आपको शो करना है, दो पार्ट में है. थर्ड पॉइंट पढ़िए. What is the resonance condition? How is it used to accelerate the charged particles? चलिए अब इसको श्रुति आप पढ़ेंगे पूरा रेजोनेंस कंडीशन के साथ. वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन पढ़िए. Okay, sir. Working. The principle of action of the apparatus is shown in figure. The positive ions produced from a source S at the center are accelerated by a D, which is at negative potential at that moment. Due to the presence of perpendicular magnetic field, the ion will move in a circular path inside the Ds. The magnetic field and the frequency of the applied voltages are so chosen that as the ion comes out of a D, the Ds change their polarity.
positive becoming negative and vice versa. And the ion is further accelerated and moves with higher velocity along a circular path of greater radius. The phenomenon is continued till the ion reaches at the periphery of the Ds, where an auxiliary negative electrode deflecting plate deflects the accelerated ion on the charge to be bombarded. तो बस इस तरीके से सर्कुलेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी रेडियस बनाएगा और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा और एक रेडियस ऑब्टेन करने के बाद इसको ओपन कर दोगे, वेलोसिटी भी एक्वायर कर चुका होगा तब तक कि बहुत हाई. द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. The function of electric field is to accelerate the charged particle and so to impart energy to the charged particle. The function of magnetic field is to provide circular path to charged particle and so to provide the location where charged particle is capable of gaining energy from electric field. Yes. Expression for the function of magnetic field to provide circular path to charged particle and so provide the location where charged particle is capable to gaining energy from the electric field. अब टाइम पीरियड के लिए देखिए क्यू बी भी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी हो गया, है ना. अगर चार्ज जो क्यू है वेलोसिटी वी से इंटर करता है तो where m is the mass and r is the radius of the path of the ion in the d's, b is the strength of magnetic field, तो हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, तो यहाँ पे v अपॉन आर कर दोगे, ओमेगा की जगह v अपॉन आर, तो r की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करी कि r की वैल्यू पुट करिए, रुक जाओ, क्यू बी अपॉन एम, तो r की वैल्यू पुट करिए. हाँ, तो r की वैल्यू पुट कर दी तो v के नीचे एम वी अपॉन क्यू बी कर दिया, तो क्यू बी अपॉन एम आ गया, ओमेगा की वैल्यू. नाउ अब आधे के लिए जो टाइम पीरियड होता है, टाइम टेकन बाय द आयन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कल टर्निंग एन एंगल पाई, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू होता है आधे सर्कल के लिए इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, बट आधे के लिए हो जाएगा कितना, पाई अपॉन ओमेगा, तो पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, क्यू बी अपॉन एम, तो एम ऊपर चला जाएगा, पाई एम अपॉन बी क्यू. साफ दिख रहा है बच्चों कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ आयन है, मतलब जो टाइम पीरियड है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है. और वेयर एम इज मास एंड आर इज द रेडियस ऑफ द आयन एंड बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमको पता है, ठीक है ना. तो इस तरीके से जो टाइम पीरियड है वो स्पीड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है और टाइम पीरियड रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर. जो टाइम पीरियड आया है, हालांकि ये हाफ टाइम पीरियड है, इसको आप 2 कर दो, अगर आपको टोटल टाइम पीरियड निकालना है तो आप 2 कर दो एक चक्कर के लिए, तो आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, तो कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन बी क्यू या क्यू बी, वो डिपेंड नहीं कर रहा है रेडियस पे. रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है भाई? पढ़िए बेटा, रेजोनेंस कंडीशन. Resonance condition. The condition of working of cyclotron is that the frequency of radio frequency alternating potential must be equal to the frequency of revolution of charged particles within the Ds. This is called resonance condition. Now for the cyclotron to work, the applied alternating potential should also have the same semi-periodic time t by 2 as that taken by the ion to cross either D, that is t by 2 is equal to t is equal to pi m by qb. तो जो अपने पास जो टाइम पीरियड उसका निकला था, जो पाई एम बाई क्यू बी था, वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? टी बाई 2 टाइम पीरियड ऑफ जो साइक्लोट्रॉन की जो आपने फ्रिक्वेंसी लगाई है उसके ऊपर ऑसिलेटर के हाफ टाइम के इक्वल होना चाहिए, तो टी बाई 2 इज इक्वल्स टू इतना हो गया. ओके, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. Obviously the period of revolution is independent of the speed of the charged particle and radius of the circular path. बोलो बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट है कहीं पर? क्लियर है. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़िए बेटा. 2 straight पढ़िए. 2 straight long parallel conductors carry current I1 and I2 in the same direction. Reduce the expression for the force per unit length between them. Depict the pattern of magnetic field lines around them. ठीक है, 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर हैं सेम डायरेक्शन में, उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स बताइए और साथ में पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होगा उनके अराउंड में वो भी बताइए. पहला पार्ट कर लेते हैं, बाद में दूसरा पार्ट करेंगे. चलिए पहला पार्ट करिए. सपोज एरिना आप पढ़ेंगी. सपोज
Suppose two long thin straight conductors or wires PQ and RS are placed parallel to each other in vacuum or air, carrying currents I1 and I2 respectively. It has been observed experimentally that when the currents in the wire are in the same direction, they experience an attractive force, and when they carry currents in opposite direction, they experience a repulsive force. Let the conductors PQ and RS carry currents I1 and I2 in same direction and placed at separation R. Consider a current element AB of length del L of wire RS. The magnetic field produced by current carrying conductor PQ at the location of other wire RS B1 is equal to mu naught I1 upon 2 pi r. According to Maxwell's right hand rule or right hand palm rule, number 1, the direction of B1 will be perpendicular to the plane of paper and directed downward. Due to this magnetic field, each element of other wire experiences a force. The direction of current element is perpendicular to the magnetic field. Therefore, the magnetic force on element AB of length del F is equal to P1 I2 del L sin 90 is equal to mu naught I1 by 2 pi r into I2 del L. Therefore, the total force on the conductor of length L will be F is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi r into summation of del L is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi r into L. Therefore, force acting on per unit length of conductor small f is equal to capital F upon L is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi r Newton per meter. According to Fleming's left-hand rule, the direction of magnetic force will be towards PQ. That is, the force will be attractive. First, the magnetic field lines due to two current-carrying parallel wires are shown in figure. The force between parallel wire F by L is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi r Newton per meter. We know that parallel currents attract and opposite current repel, and F is directly proportional to 1 by R. As wire of loop carrying opposite current is nearer, so the net force acting on the loop is repulsive. तो भाई ये देख लीजिए, इसके भीतर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेंगी वो किस तरीके से बनेंगी, आप खुद भी बना सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट को लेकर के अंगूठे को मोड़ने की कोशिश करिए तो ये इस पॉइंट पर ये इधर की तरफ जाएगी और इस पॉइंट पर ये जो है इधर की तरफ आएगी। तो एक पॉइंट पर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो एक पॉइंट पर जो फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर अंदर की ओर और उस पॉइंट पर जो होगा उधर से बाहर से पीछे की ओर, तो एक पॉइंट पर फील्ड 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, ठीक ना। और बाकी जगह पे लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगी। तो बना लीजिए सेम डायरेक्शन में जाती हुई लाइन ऑफ फोर्स के लिए। वी नो दैट अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट। डेपिक्ट द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड देम। चलो भाई कर दिया। We know that parallel currents attract and opposite current repel each other and F is inversely proportional to R. As wire loop carrying opposite current is nearer, so net force acting on the loop is repulsive. 1 मिनट, opposite current कहाँ दी गई है? As the wire of loop carrying opposite current is nearer. Okay. ये लाइन कहाँ से आ गई? एज वायर ऑफ लूप करेंट। ये लूप करंट कहाँ, कौन सा वायर दे दिया गया है? टू स्ट्रेट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग I1 I2 सेम डायरेक्शन है। डेड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। कर दिया भाई। डिपिक्ट द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड देम। 2 ही तो चीज़ें पूछी थी, ये तीसरी चीज़ कहाँ से आ गई? फील्ड बता दिया और इसके बाद कह रहा है कि ये चीज़ें, भैया ये तो कोई बात ही ना है। क्यों श्रुति, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, ये सेकंड पॉइंट तो सर उसे ही बता रहे हैं कि डायरेक्शन कहाँ पर है। नहीं, सेकंड पॉइंट डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो इसने ये लिख करके बता दिया कि इसकी डायरेक्शन, मतलब उन लोगों ने क्वेश्चन में पूछी है पैटर्न बनाओ, तो लो भाई पैटर्न बना दिया। हाँ सर, हाँ फील्ड लाइन अराउंड देम। अब ये जो पार्ट है ये रिपल्सिव कह रहा है। कौन से रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहा है भाई? अब दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जाती है तो लूप तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, कहाँ रिपल्सिव होती है? अब भाई अगर अपोजिट करंट होंगे तो वो रिपल्सिव करेंगे। अपोजिट करंट है, अच्छा। एज वायर ऑफ लूप कैरिंग अपोजिट करंट इज नियरर, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप विल बी रिपल्सिव। कौन से लूप की बात कर रहा है? हम तो स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ, हम तो स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं।
ये लूप कौन सा ले लिया इन लोगों ने? क्या ये लूप की बात कर रहे हैं क्या? कोई करंट लूप ले लिया, बट लूप तो इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक है नहीं। देखो कहीं लूप है क्या पूरे क्वेश्चन में? क्या लूप है? नो सर। नहीं है। ये पार्ट जबरदस्ती दे दिया गया भाई, समझ गए ना? इसको इग्नोर मारो बच्चों, बस ये डायग्राम ये वाला सही है? आ गया? देखो ऐसे Yes, बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे, करंट ऊपर जा रही तो फील्ड इसका इस तरफ जाएगा, ऐसा जाएगा, और दूसरी करंट आपकी कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है ना? तो इसका फील्ड पीछे से उस तरफ ऐसे आएगा, तो ये दोनों लड़ मरेंगे यहाँ पे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो नेट फील्ड यहाँ पे 0 मिल जाएगा। आया समझ में? यस सर, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा बी पार्ट तो नहीं है, हाँ बी पार्ट नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पार्ट बी पढ़ो श्रुति। रेक्टेंगुलर A rectangular current carrying loop EFGH is kept in a uniform magnetic field as shown in the figure. What is the direction of the magnetic movement of the current loop? Second, when it's the torque acting on the loop A maximum, B 0. हाँ भाई, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी आपको ये बतानी है। तो देखो भाई, इसमें आपकी जो करंट की डायरेक्शन दे दी गई है वो कैसी दे दी गई है बेटा? सामने की तरफ है, क्लॉकवाइज है कि नहीं है? बोलो। हाँ सर है। सामने की तरफ क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनता है और क्लॉकवाइज में साउथ पोल बनता है। मतलब सामने की तरफ बेटा इसमें बनेगा साउथ पोल, है ना? हाँ सर। हाँ सर। पीछे की तरफ बनेगा नॉर्थ पोल, है ना? यस सर। हाँ, तो पीछे से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी, अंदर फोड़ करके अंदर की तरफ जाएंगी, मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, है ना? इनसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। बेटा इसमें डाउनवर्ड बोल दिया मैंने, इसी को इनवर्ड बोल दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। चलिए, Yes, sir. क्योंकि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है किसकी डायरेक्शन में? साउथ टू नॉर्थ। आपने पढ़ा होगा, फील्ड चलता है नॉर्थ टू साउथ, है ना? और मोमेंट चलता है साउथ टू नॉर्थ। तो ये इधर से उठ करके पीछे की तरफ जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, व्हेन इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज मैक्सिमम। या टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जिस समय कॉइल का एरिया 90 डिग्री हो फील्ड के साथ। जिस समय कॉइल का एरिया जो है फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, मतलब ये कॉइल है और ये फील्ड जा रहा है और ये जो है कॉइल इस तरीके से इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे हो, उस समय टॉर्क सबसे ज़्यादा काम करता है। क्योंकि फॉर्मूला होता है टॉर्क का बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, तो साइन 90 मैक्सिमम हुआ करता है। चलो पढ़ो बेटा फर्स्ट पार्ट एरिना। Direction of magnetic moment M of the current loop is perpendicular to the plane of paper and directed downward. Second, torque acting on the current loop is A maximum when M is perpendicular to B. B minimum when M is parallel to B. हाँ ठीक है, एक्चुअली टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो मैग्नेट की फॉर्म में M क्रॉस B होता है। तो ये स्मॉल m नहीं लेना है, यहाँ पे कैपिटल M है। व्हेन M इज परपेंडिकुलर टू B, बिकॉज M इक्वल, ये एम बी टूट के बनता है एम बी साइन थीटा, और M इक्वल्स टू होता है आई ए। मैग्नेटिक मोमेंट आपको याद होगा सर्कुलर कॉइल का होता है आई ए, और n फेरे हो जाए तो n आई ए, तो ले दे के बात वहीं पर आ गई। तो अगर M परपेंडिकुलर होगा B के साथ तो अपना 90 डिग्री हो जाएगा, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, अदरवाइज मिनिमम लगेगा। बोलो यस। Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन रीड करिए श्रुति। What are eddy currents? Write their two applications. Figure shows a rectangular conducting loop PQRS in which arm RS of length L is movable. The loop is kept in a uniform magnetic field B directed downward perpendicular to the plane of the loop. The arm RS is moved with a uniform speed V. Deduce an expression for first the EMF induced across the arm RS, second the external force required to move the arm, and the third the power dissipated as heat. ओके चलिए ये तीनों पॉइंट करने हैं। पहले पढ़ लेते हैं एडी करंट क्या होती है। एरिना, एडी करंट।
Eddy currents. When a metallic plate is placed in a time varying magnetic field, the magnetic flux linked with the plate changes. The induced currents are set up in the plate. These currents are called eddy current. These currents are sometimes so strong that the metallic plate becomes red hot. Applications of eddy currents. First, induction furnace. In induction furnace, the metal to be heated is placed in a rapidly varying magnetic field produced by high frequency alternating current. Strong eddy current are set up in the metal produce so much heat that the metal melts. This process is used in extracting a metal from its ore. The arrangement of heating the metal by means of strong induced current is called the induction furnace. Yes. Second, induction motor. The eddy currents may be used to rotate the rotor. Its principle is a rotor. हाँ, Its rotor, principle- rotor. The eddy current may be used to rotate the rotor. Its principle is when a metallic cylinder or rotor is placed in a rotating magnetic field, eddy currents are produced in it. According to Lenz's law, these currents tend to reduce to relative motion between the cylinder and the field. The cylinder therefore begins to rotate in the direction of the field. This is the principle of induction motion. चलिए, ये थोड़ा सा बच्चों लर्न करना है क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह नहीं है तो इसको एक्सप्लेन कर पाना अभी कठिन है। बस ये जान लो कि इंडक्शन मोटर हुआ करती है तो एडी करंट में क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या डेवलप हो जाता है, ईएमएफ, और उस ईएमएफ की वजह से रोटर घूमने लग जाता है। बस बात इतनी सी है। तो इस तरीके से आप इंडक्शन मोटर भी बनाए जाते हैं, इससे आपका इंडक्शन मोशन होता है और आप इसका यूज़ करके इंडक्शन मोटर आदि बनाते हैं। ओके, अब दूसरा पार्ट जो है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मोशनल ईएमएफ इसको बोलते हैं। इसका आंसर आता है BL-V साइन थीटा या BL क्रॉस V। तो अब हम डिराइव कर रहे हैं, देखिए तो क्या होगा बेटा, एरिया बदल रहा है ना। तो d∅dt होता है इक्वल टू d∅dt। तो B तो कांस्टेंट है बेचारा, A इक्वल टू L इंटू एक्स। तो बेटा dx/dt कर दिया तो BL-V, मोशनल ईएमएफ आ गया BL-V। क्योंकि साइन थीटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर हो रही मोशन लेंथ और वेलोसिटी की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आ गया ये समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। सर आ गया। फोर्स कितना लगेगा बेटा, इस पे B है, करंट आएगी I और आएगी L, है ना, BIL। तो फोर्स B तो B है, E कितना बनेगा बेटा, I/R' और लेंथ तो L दी गई है। तो I/E की वैल्यू रख दिया बेटा, E की वैल्यू BL-V/R'। तो आंसर आ गया BL²V²/R', वेयर R' इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ। तो ये बन गया बेटा फोर्स, कितने फोर्स से अपन को घसीटना पड़ेगा। नाउ पावर डेसिपेटेड बेटा, पावर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स अपने पास पता चल चुका है, ये है ओके, एंड वेलोसिटी V है। तो बेटा इस आंसर इस तरीके से आ जाएगा B²L²V²/R'। डन, डन सर। समझ में आया, अच्छे से कर लोगे? यस सर। चलो यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। स्टेट Lenz law. Give one example to illustrate this law. The Lenz law is a consequence of the principle of conservation of energy. Justify this statement. ठीक, B. Deduce an expression for the mutual inductance of two long coaxial solenoids but having different radii and different number of turns. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें बाद वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर आया करता है। चलिए तो देखते हैं पहला पार्ट, लेंज लॉ। पढ़िए बेटा लेंज लॉ। Lenz's law. According to this law, the direction of induced current in a closed circuit is always such as to oppose the cause that produces it. Example: when the north pole of a coil is brought near a closed coil, the direction of current induced in the coil is such as to oppose the approach of north pole. For this, the nearer face of coil behaves as north pole. This necessitates an anti-clockwise current in the coil when seen from the magnet side. यस बिल्कुल सही। तो नॉर्थ को अपोज करने के लिए नॉर्थ बन जाएगा एंड नॉर्थ फॉर एंटी, एन फॉर एन नॉर्थ पोल है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगी। Similarly, when north pole of the magnet is moved away from the coil, the direction of current in the coil will be such as to attract the magnet. For this, the nearer face of coil behaves as south pole. This necessitates a clockwise current in the coil when seen from the magnet side. ठीक है, Conservation. चलिए तो ये बी सेट से देखने पर ये साउथ पोल बन जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
in Lenz law. Conservation of energy in Lenz's law. Thus, in each case, whenever there is a relative motion between a current and the magnet, a force begins to act which opposes the relative motion. Therefore, to maintain the relative motion, a mechanical work must be done. This work appears in the form of electric energy of coil. Thus, Lenz's law is based on conservation of energy. बच्चों समझ में आया ये वाला पैराग्राफ? सर एक बार एक्सप्लेन करिए सर। इसमें ये कह रहा है कि बेटा जब जब आप जो होते हैं मूव करते हैं तो रिलेटिव मोशन का जो कॉइल होती है वो अपोज करती है। मतलब ये नॉर्थ है तो ये साउथ बन जाती है, मतलब इसको दूर ले जाने का अपोज करती है। तो इस प्रोसेस में आपको अपने हाथ से कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो वो जो वर्क होगा इसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में परफॉर्म होता है। मतलब आपका किया गया मैकेनिकल वर्क ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देता है। पढ़ो श्रुति एक बार फिर से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Thus in the case, Conservation in each of case, energy. Thus, in each case, whenever there is a relative motion between a coil and the magnet, a force begins to act which opposes the relative motion. Therefore, to maintain the relative motion, a mechanical work must be done. This work appears in the form of electric energy of coil. Thus, Lenz's law is based on conservation of energy. युवराज गेट लगा लो बेटा। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा बी, सेकेंड पॉइंट पढ़िए बेटा। Suppose to एक मिनट बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? डेड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड बट हैविंग डिफरेंट रेडियाई ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा कॉपी में एक बड़ी कॉइल बना लो, एक छोटी कॉइल बना लो। बड़ी वाली कॉइल के पास N1 टर्न्स ले लो और छोटी वाली कॉइल के पास N2 टर्न्स ले लो। ठीक है ना, दोनों के पास N1 N2 टर्न्स है और बड़ी कॉइल के अंदर छोटी कॉइल घुसी हुई है। आपको निकालना है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। पढ़िए एरिना। Suppose two coaxial solenoids S1 and S2 of radii R1 and R2, number of turns N1 and N2, each of length L. Suppose I1 is the current in outer solenoid. Magnetic field at axis B1 is equal to mu naught N1 I1, where N1 is equal to number of turns by meter of Per meter. outer solenoid. अच्छा, per meter of outer solenoid. Magnetic flux linked with inner solenoid S2. Phi 2 is equal to N2 into B1 into A1 is equal to N2 into mu naught N1 I1 into pi R1 square is equal to mu naught N1 capital N2 pi R1 square I1. Therefore, mutual inductance of two solenoid system M is equal to phi 2 upon I1 is equal to mu naught small n1 into capital N2 pi R1 square. But N1 is equal to capital N1 by L. Therefore, M is equal to mu naught into N1 N2 into pi R1 square by L. बच्चों आया समझ में? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। Yes, sir. अच्छे से देखो एक बार इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंदर वाले से जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ये अंदर वाला फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज जो होगा, सेकेंडरी कॉइल जो अंदर S2 है, वो सेकेंड से जाने वाला फ्लक्स जो होगा, प्राइमरी की करंट और सेकेंडरी में जाने वाले फ्लक्स का रेशियो क्या होता है? M। तो phi 2 अपने पास ये दिया हुआ है, I1 का डिवाइड कर दिया तो ये अपने पास बन गया M। अब स्मॉल n1 क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसमें कन्वर्स कर दिया इसको। डन Done, sir. चलिए क्लियर है ना? बन जाएगा ना श्रुति? Yes, sir. बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। Draw a labeled ray diagram to show the formation of image in an astronomical telescope for a distant object. Write 3 distinct advantage of a reflecting type telescope over a refracting type telescope. ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। तो एक मिनट, पहले अपन को दिया गया है ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। के लिए अपन को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाना है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम, इन्फिनिटी पे रखी हुई चीज फोकस पे बनेगी, इन्फिनिटी पे यहाँ पे इसके फोकस पे बनेगी आई पीस के, और अगर आई पीस के फोकस पे बन रही है तो इसका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नोट कर लो बच्चों, डायग्राम बना लो। नॉर्मल, केवल डायग्राम पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया है। और इसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है FO प्लस FE। कभी लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ ले इस केस में
तो लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, क्योंकि यहाँ तक एफ ओ काम करेगा और यहाँ पर एफ ई काम करेगा। बना लीजिए डायग्राम फटाफट। ये एंगल अल्फा, अल्फा ये एंगल बीटा, एंगल ऑफ विजन, डन। तो केवल एक ही डायग्राम बनाने को बोला गया हमें। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके। Yes, sir, clear. सेकेंड पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग मतलब जिसमें मिरर लगता है, उसके एडवांटेज पूछे गए हैं कि बताइए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये जो जिसमें लेंस लगा होता है वो रिफ्रैक्टिंग है, जिसमें मिरर लगा होता है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो मिरर वाला पूछा तो नहीं गया, बट उसके एडवांटेज पूछे गए हैं। पहला, लेस क्रोमेटिक एब्रेशन, कलर का कोई एब्रेशन नहीं होता है। लेस स्फेरिकल एब्रेशन, हाई रिजॉल्विंग पावर एंड हाई इंटेंस इमेज, ये होते हैं इसके एडवांटेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। अ कॉन्वेक्स, A convex lens of focal length 10 cm is placed coaxially 5 cm away from a concave lens of focal length 10 cm. If an object is placed 30 cm in front of the convex lens, find the position of the final image formed by the combined system. चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के थ्रू बनने वाली आपको इमेज बनाना है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक कॉनकेव लेंस की रखी गई है। उस कॉनकेव की भी फोकल लेंथ 10 है, मतलब 5 प्लस की और 10 माइनस की। तो बेटा 1/f करके निकालना पड़ेगा सिस्टम से। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 है ना। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, तो दो रास्ते हैं, कंबाइंड सिस्टम की निकाल लो या अलग अलग लॉज लगा दो। तो अलग अलग लॉज ही लगाएगा जहाँ तक इसमें। चलिए देखिए, तो बच्चों क्या करा हुआ है, इस तरीके से लेंस बना लो। 30 सेंटीमीटर सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी d है, कुछ दूरी में लेंस रखा हुआ है। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से चलने वाली इमेज जो है एक यहाँ जाएगी इस तरीके से, क्योंकि 30 रखी हुई है, ठीक है ना 30। और देखो जरा लेंस की फोकल, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कितनी है, 10 है, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो है प्लस की 10। तो ऑब्जेक्ट जो है 20 के भी पीछे रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इस तरीके से इमेज बनेगी। ये रे पैरेलल निकल जाएगी, ये रे जो है ऐसे निकलेगी। ओके ठीक है ठीक है। तो ये डायग्राम हम कैलकुलेशन के बाद ही बना पाएंगे सबसे पहले। चलिए कैलकुलेशन के बाद ही ये डायग्राम हम बना पाएंगे। तो पहला फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। तो 1/v1 हमें चाहिए, तो 1/v1 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/u1। तो 1/v1 इक्वल टू f1 कितना है, प्लस का 10 और u1 है माइनस का 30 बच्चों। तो v1 मिल गया 15, मतलब जो पहली इमेज बनेगी वो 15 सेंटीमीटर इस तरफ बनेगी, इस लेंस के 15 इस तरफ बनेगी। ओके, तो 10 पे फोकस है, फोकस के थोड़ा सा आगे। अब ये जो बना है ये किसका काम करेगा बच्चों, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, दूसरे वाले लेंस के लिए। चलिए, तो फॉर कॉनकेव लेंस u2 इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। एक मिनट, अब इसको 15 माइनस 5 क्यों किया, ओके इसलिए किया बेटा क्योंकि दोनों लेंस के बीच का गैप 5 था। तो इसका जो ओरिजिन होगा, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो 5 कम होगा, ठीक है ना। देख लीजिए 5 की दूरी दी गई है दोनों लेंस के बीच की। हाँ ये देखो दोनों के बीच की दूरी 5 है। आया समझ में श्रुति की नहीं आया बेटा? ये v1 15 आया था। v1 15 किसके रिस्पेक्ट में था, इसके रिस्पेक्ट में था। बट ये तो 5 का गैप खुद घेरे बैठा हुआ है ना, तो 5 कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। हाँ, तो u2 इसके लिए कितना हो जाएगा, प्लस 10। तो क्योंकि राइट साइड है तो प्लस 10 हो जाएगा u2 प्लस 10। और फोकल कितनी होगी इसकी, सेकेंड अपने पास लेंस है, कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव होती है तो -10। बेटा फिर से लॉ लगा दो तो अपने पास कितना आ गया, v2 इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब फाइनल इमेज जो होगी
वो कैसी चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो ऐसा डायग्राम बनेगा इसका फाइनल, मतलब रेस को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Then final image is formed at infinity. Okay, done? Done, sir. चलिए, with the help of suitable ray diagram derive the mirror formula for a concave mirror। बच्चों, मिरर फॉर्मूला इस बार आपके सिलेबस से हट गया है, तो ये पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हालांकि दो सिमिलर ट्रायंगल लेकर के बड़े आराम से हर कोई कर लेता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास से सिलेबस से हट गया है, तो इसको अपन नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल द पर्सन टू रीड क्लियरली अ बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। बच्चों, ये आई करेक्शन भी सिलेबस से हट चुका है, अब नहीं आता है। आंख वगैरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार, क्योंकि ये सिलेबस से आउट हो चुका है, ठीक ना। बाकी बहुत ही सिंपल हुआ करता है, सीधा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो नियर पॉइंट है u इक्वल टू -25, हमेशा याद रखिएगा कि जो u इक्वल टू -25 हुआ करता है ना। तो मतलब ऑब्जेक्ट को रखने पर, और उसका फार पॉइंट खसक करके कहाँ आ गया, -50 पर, क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर से दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है ना। वो 50 सेंटीमीटर नियर पॉइंट जो है उसका खसक करके आ गया है 50 पे। तो इसका जो आपका u होता है 25 और इसका v बन चुका है 50। याद रखिएगा, जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हाइपरमेट्रोपिया का, u इक्वल्स टू -25, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हाइपरमेट्रोपिया का, u इक्वल्स टू -25, ठीक है ना। और v आपको दिया रहेगा, जहां पे उसकी इमेज बन रही है वो आपको दी रहेगी। तो v इक्वल टू कितनी दी गई है, -50 सेंटीमीटर। ओके, v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इससे सॉल्व होकर के आपके पास आ जाएगा। तो आंसर आ गया 2 डायप्टर, आंसर आ गया 2 डायप्टर, ठीक है। चलिए, तो ये हट गया है, तो बस जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने इसको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर नंबर सेट नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। What is the work done in moving a test charge q through a distance of 1 centimeter along the equatorial axis of an electric dipole? बोलो बेटा, कितना वर्क डन? 0। अरे पोटेंशियल होता ही नहीं है, तो 0 होगा वर्क डन। समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. अगला क्वेश्श्चन, दो पतले लेंस है, 4 है, 2 है, कांटेक्ट में रखे गए कंबाइंड फोकल लेंथ। तो 4 और 2 का आएगा, कितना आएगा बेटा? 4 और 2 का आएगा 2, और 100/2 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोलो यस की नो? 0.5 मीटर। यदि इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे सेंटीमीटर में। अगला कह रहा लॉजिक गेट ऑफ नैंड गेट बनाओ, तो नैंड गेट तो हट गया भाई। ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, न्यूक्लियाई 8/125, डायरेक्ट क्यूब रूट ले लो 2/5। न्यूक्लियाई रेडियस याद आया? यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? EVS हुआ करती है, E/V इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? काइनेटिक एनर्जी दी गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है आपको। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकलेगा? EQ/V इक्वल टू 12 mv²। तो V को निकालने के लिए 12 mv² मतलब जितनी एनर्जी आपको दी गई है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, Q का चार्ज डिवाइड कर दो। तो क्या है? E से E कैंसिल, आंसर 3 वोल्ट। यस की नो? यस सर। एरिना को नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। पक्का? हाँ जी सर, पक्का। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड। कौन सा प्रिंसिपल है बोलो? सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही। ओके, द वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन द TIR। सेकेंड, अगला क्या कह रहा है? स्टेट द नहीं सॉरी, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन। पढ़ चुके हैं, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा और वो डेंसर टू रेयरर
ओके Yes. यस पढ़ दो बेटा स्टेटमेंट. When a light ray goes from denser to rarer medium at an angle greater than critical angle, the ray is totally reflected in first, denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. Conditions. Ray of light must go from denser medium to rarer medium. B. Angle of incidence must be greater than critical angle, that is I should be greater than C. बिल्कुल सही बात. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो बेटा. State the law that gives the polarity of the induced EMF. लेंस लॉ, उसको स्टेटमेंट कर देंगे अभी. सेकंड क्वेश्चन. A 15 mu farad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance and the RMS current. Xc इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, 1/2 पाई एफ सी कर देंगे, है ना. और आरएमएस करंट निकालनी है, तो आरएमएस करंट इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज अपॉन एक्स सी करके आरएमएस करंट आ जाएगी. चलिए देखिए पहला लॉ पढ़ो बेटा. श्रुति लेंस लॉ पढ़िए. द पोलैरिटी. Lenz law. The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces it. Capacitive reactance Xc is equal to 1/2 pi Fc is equal to 1/2 into 3.14 into 50 into 15 into 10 to the power minus 6, which gives 212.1 ohm. RMS current I is equal to E by Xc is equal to 220 by 212.1 is equal to 1.03 ampere. एरिना खुश? Sir, खुश. ओके. श्रुति खुश? सर खुश. ये नीचे वाला एरिना का खुश और ये श्रुति का खुश. ऊपर वाला श्रुति का खुश. ठीक है. ठीक है. चलिए ठीक है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है. x इक्वल टू 2 पाई एफ सी कर दिया, इससे ये आ गया xc आ गया, और i इक्वल टू वोल्टेज अपॉन xc कर दिया, तो ये अपने पास आ गया. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो श्रुति. इन अ सिंगल slit diffraction experiment, a slit of which d is illuminated by red light of wavelength 650 nanometer. For what value of d will first minimum fall at an angle of diffraction of 30 degree and the first maximum fall at an angle of diffraction of 30 degree. तो कंडीशन लगा लिए फर्स्ट मिनिमम की और फर्स्ट मैक्सिमम की. तो बच्चों फर्स्ट मिनिमा इसमें उल्टा चलता है. मिनिमा के लिए इसमें n लैम्डा हुआ करता है और मैक्सिमा के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 हुआ करता है, मतलब उल्टा हुआ करता है. वहाँ पे मैक्सिमा के लिए n लैम्डा होता था, यहाँ पे मिनिमा के लिए n लैम्डा होता है डिफ्रैक्शन में. वहाँ मिनिमा के लिए 2n+ लैम्डा बाई 2 हुआ करता था, यहाँ पे मैक्सिमा के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है. तो d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा. फॉर्मूला रट लो बच्चों. लैम्डा दिया है फर्स्ट मिनिमा यानी n इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू दिया गया कितना 30 डिग्री. तो इससे d की वैल्यू निकाल दी. बोलो यस. Yes sir. Yes, ओके. sir. अब फिर कह रहा है कि nth मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला ये होता है, तो n की वैल्यू 1 रख दो, है ना. तो n की वैल्यू 1 रख दोगे क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा है. n इक्वल्स टू 1 ना. हाँ ठीक है. तो बिल्कुल बच्चों ये आ जाएगा वेवलेंथ. क्लियर. d आ जाएगा, सॉरी. क्लियर. Yes sir. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन. Why does intensity of the secondary maxima become less as compared to the central maximum? डिफ्रैक्शन में पहली इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, सेकंड वाली कम हो जाती है. पढ़ो बेटा. टू produce secondary maxima, the wavelets from lesser and lesser part of slit produce constructive interference. सही बात है. तो उसमें लेसर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हुआ करता है. चलिए नेक्स्ट. यूज गॉस लॉ टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली. अच्छा, तो एक प्लस सिग्मा के लिए और एक माइनस सिग्मा के लिए अलग अलग करनी है कि एक ही करनी है? ओके ओके ओके. चलिए तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा के लिए बच्चों इसका पहला पार्ट तो हम 3 दिन से लगातार कर रहे हैं. बोलो हाँ. हाँ सर. है ना. बोल बोल के थक गए. इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, बाउंडेड इंटीग्रल आता है 2EA और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आता है 2EA अपन एप्सिलॉन नॉट. बोलो यस और नो. Yes sir. Yes, तो sir. बेटा ये सिंगल शीट का आ गया. अब मतलब जो ऊपर से डेरिवेशन अपन ने निकाला था इस शीट के लिए, उसकी इंटेंसिटी कितनी आ गई बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. बोलो यस और नो. अब एक शीट
आपके पास प्लस सिग्मा की है, एक शीट माइनस सिग्मा की है, तो दोनों फील्ड इनसाइड रेडिएट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो दोनों ऐड कर दो, तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप और E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दोनों जुड़ गए तो आंसर आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप। डन? डन सर। चलो जी, ओके, अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। चार्ज A charge plus Q is placed on a large spherical conducting shell of radius r. Another small conducting sphere of radius r carrying charge Q is introduced inside the large cell and is placed at its center. Find the potential difference between 2 points, one lying on the sphere and other on the shell. ठीक है, चलिए बच्चों, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वन लाइंग ऑन द स्फीयर एंड अदर ऑन द शेल। ठीक है, एक कह रहा है स्फीयर पे है, एक चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड ऑन अ लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, मतलब एक जो है लार्ज स्फेरिकल शेल है, खाली है मतलब अंदर से, एंड अनदर स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा जो है अनदर स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर। तो पहला वाला भी कंडक्टिंग है, दूसरा वाला भी कंडक्टिंग है, इन दोनों के बीच में अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलिए करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा देखिए, अब इस पॉइंट पर, अब इस पे चार्ज दिया गया है प्लस क्यू, इस पॉइंट पर चार्ज दिया गया है प्लस क्यू, दो चार्ज है, एक पे क्यू भरा हुआ है, एक पे स्मॉल क्यू। क्वेश्चन में देखना, एक में प्लस क्यू दिया गया है और एक में स्मॉल क्यू दिया गया है, तो बाहर वाले को तो टोटल चार्ज मिलेगा, मतलब इसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा वो दोनों पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा, खुद के वजह से भी और स्मॉल क्यू के वजह से भी। बोलो यस और नो? यस सर। क्योंकि बेटा मतलब, क्योंकि देखो कभी भी आपको पता होगा कि अंदर जो भी चार्ज रहे, अंदर जो भी चार्ज रहे है, तो वो जो पोटेंशियल होता है इसका इस पॉइंट पर, वो उस पूरे चार्ज की वजह से सरफेस पर होता है। आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू बाई आर, याद आया? यस सर। हाँ, तो मतलब ये जो पूरा इफेक्ट आपको इसमें बाहर, तो इस वाली शेल में आपको जो टोटल चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा आर रेडियस पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन स्मॉल आर। बोलो हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एरिना नहीं आया क्या समझ में? इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको यही तो मिलेगा बेटा बाहर। यस सर, यस सर। क्योंकि बेटा इसका चार्ज भी दे रहा है और खुद का तो बैठा ही हुआ है, तो इसका भी पोटेंशियल प्लस इसका भी पोटेंशियल। क्लियर है? बट याद रखना रेडियस कैपिटल आर लेना। डन? ओके सर, डन डन। ओके ठीक है, चलिए, क्योंकि चलो ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल। अब फॉर इंटरनल पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम ऑन द सरफेस। अब इंटरनल पॉइंट पे जो होगा, फॉर इंटरनल पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम एज ऑन द सरफेस, तो जो इंटरनल पॉइंट होगा उस पे पोटेंशियल। अब देखो बेटा, इसके इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल आपको दिखाता हूँ। बेटा आपको पता होगा कि ये जो मतलब इस रीजन में चार्ज Q है, अगर मैं खाली गोला ले लेता चार्ज Q का और मैं आपसे पूछता कि इसके इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, तो बोलते सर पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q बाई आर। बोलो यस? यस सर। और yes. इस और बट बेटा ये खुद का आर रेडियस का बैठा हुआ है, तो इसका भी ऐड होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q बाई आर, इसका खुद का प्रोड्यूस करेगा ये स्मॉल आर रेडियस पे। बोलो यस और नो? यस सर। तो बेटा ये पोटेंशियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए? यस सर। ओके, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू देखिए कितना होगा, V एट स्मॉल r माइनस V एट कैपिटल R। तो यहाँ के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो पहले आता है, ना जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो बाद में आता है। तो बाहर के रिस्पेक्ट में अंदर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V कैपिटल R माइनस V स्मॉल r माइनस V कैपिटल R। बेटा V स्मॉल r कितना है? V स्मॉल r देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q अपॉन R प्लस Q अपॉन R। पुट कर दिया? बोलो यस? यस सर। और फिर इसको पुट कर दो बेटा, ये वाला Q प्लस Q अपॉन R। तो बेटा यदि इसको ब्रेक कर दोगे तो Q अपॉन R माइनस Q अपॉन R हो जाएगा, तो सॉल्व करके ये आ रहा है। बोलो यस कि नो? यस सर। ये इंटरनल पॉइंट्स के लिए तो सर ये गलत नहीं है सर? कौन सा वाला बेटा? ये वाला सेकंड वाला? यस सर। चलो देखो,
बेटा ये बताओ मुझे, अगर ये गोला बाहर बैठा हुआ है आर रेडियस का, बोलो हाँ। हाँ सर। ये शेल है, क्या है ये? शेल। शेल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ करता है कि नहीं हुआ करता है? होता है सर। तो कितना हुआ करता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल आर होता है। अब इसके अंदर खुद एक गोला बैठा हुआ है, बोलो। हाँ सर। स्मॉल आर रेडियस का, हाँ या ना? हाँ सर। अब वो खुद का चार्ज भी है उसके पास, तो अपनी सरफेस पर या अंदर या कहीं भी वो खुद भी गोला बैठा हुआ है, तो अपनी सरफेस पर पूरे चार्ज को लेकर के वो खुद का पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो उसका और yes, इसका sir, दोनों का ऐड कर दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है? यस सर, आ गया। चलिए, तो व्हेन बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, अब दूसरा क्या बोला गया, पढ़ दिया मैंने पहले ही से। हाउ वुड द चार्ज बिटवीन द टू फ्लो व्हेन दे कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, नेम द डिवाइस विच वर्क्स ऑन दिस फैक्ट। अच्छा, कह रहा कि बताओ कैसा चार्ज होगा। भाई हर चार्ज का मन होता है कि मैं लो एनर्जी की तरफ जाऊं, तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे बच्चों, चार्ज जो होगा लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा, मतलब यहाँ की तरफ जाएगा। समझ गए? तो व्हेन बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर, वोल चार्ज ऑफ द इनर शेल फ्लो टू द आउटर सेल। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्योंकि इनर का पोटेंशियल हाई है और आउटर का पोटेंशियल लेस है। डन? Done, sir. ओके, डिवाइस वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड वान डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वान डी ग्राफ जनरेटर आउट हो गया सिलेबस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ पढ़िए श्रुति, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट। With the help of circuit diagrams, distinguish between forward biasing and reverse biasing of a PN junction diode. ठीक है, अभी पढ़ा दिया, फिर भी पढ़ेंगे। और सेकंड पढ़िए। Draw VI characteristics of a PN junction diode in a forward bias and a reverse bias. यस बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। VI ग्राफ अपन को पढ़ना है, ठीक ना? इसमें ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का कैसे होती है। चलिए देखिए, वही ग्राफ है बेटा, ये होल्स हैं इस तरफ और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक ना? तो जैसे ही आपके पास न्यूट्रल सिचुएशन में आपकी डिफ्लेक्शन लेयर बनी होती है, बिंदास बनी हुई है, जैसे ही आप फॉरवर्ड बाइस करोगे, मतलब P को प्लस से N को माइनस से ये तोड़ फोड़ करके भागेंगे, डिफ्लेक्शन लेयर को कम कर देंगे और खुद का एक्सटर्नल वोल्टेज हाई हो जाएगा, डिफ्लेक्शन लेयर का वोल्टेज कम हो जाएगा और PN जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में काम करेगा। रिवर्स बाइस में उल्टे तरफ भागेंगे, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, एक्सटर्नल आउटपुट वोल्टेज के सपोर्ट में बैरियर वोल्टेज हो जाएगा, तो चार्ज कैरियर भागना रुक जाएंगे। रिवर्स बाइस में P को माइनस से, N को प्लस से। पढ़िए एरिना, फॉरवर्ड बाइस। Forward bias. In this arrangement, the positive terminal of the battery is connected to P end and negative terminal to N end of the crystal, so that an external electric field E is established directed from P to N end to oppose the internal field EI, as shown in the figure. The external field E is much stronger than internal field EI. ठीक। रिवर्स बाइस। Reverse bias. In this arrangement, the positive terminal of the battery is connected to N end and the negative terminal to P end of the crystal, so that the external field is established to help the internal field EI, as shown in the figure. Under the biasing, the holes in P region and the electrons in N region are pushed away from the junction to widen the depletion layer and hence increases the potential barrier. Therefore, the current flow stops. इस तरीके से करंट का फ्लो जो है स्टॉप हो जाएगा। बच्चों क्लियर? दोनों डायग्राम क्लियर है अच्छे से? यस सर। फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस दोनों अच्छे से क्लियर हो गई? यस सर। ओके, ये देखिए दोनों के डायग्राम बना लीजिए, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में। ओके, फॉरवर्ड बाइस में ये होता है, पहले जब तक नी वोल्टेज तक आप नहीं पहुंचते तब तक बहुत करंट कम जाती है, फिर जैसे ही फॉरवर्ड बाइस नी वोल्टेज को क्रॉस होती है, ये एकदम से करंट बढ़ना शुरू हो जाती है। और रिवर्स बाइस में एकदम से छोटी छोटी करंट, लीकेज करंट, फिर होता है जेनर ब्रेकडाउन, या इसने यहाँ पे यूज़ कर दिया है एवलांच ब्रेकडाउन। इसका सही नाम जेनर ब्रेकडाउन लिखिएगा, खुद नहीं पता इसको एवलांच ब्रेकडाउन क्यों लिख दिया इसने। ठीक बच्चों,
ऊपर की करंट याद रखिएगा, फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होती है और रिवर्स करंट जो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफाइन द टर्म। Define the term potential energy of a charge q at a distance r in an external electric field. चलिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करो, पढ़ो। Potential energy Potential energy of a charge q in an external electric field is defined as the work done in bringing the charge q from infinity to a distance r in an external electric field produced by the other charge s charges. अगर कोई चार्ज या चार्जेस हैं तो आप जो है किसी पॉइंट चार्ज को, किसी क्यू चार्ज को, एक्सटर्नल चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक लाने में जो वर्क कर रहे हो, दैट वर्क इज कॉल्ड उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, और उस पॉइंट पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाएगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई तो आपको वर्क बताना है, समझ में आ गया, द वर्क डन। क्लियर? Yes sir. ठीक है, Yes sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। Sir, 2 eV sir. 2 eV यानी जूल में कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 जूल। Yes. ठीक है बच्चों, 2 eV क्योंकि E Q इंटू भी होता है, Q की जगह E और V की जगह 2 भी है तो 2 eV हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या वैल्यू रख दो। डन? Done sir. अगला क्वेश्चन, 2 लेंस है 5, 2.5 बच गए, 2.5 1/2.5 ऊपर 100 यानी कि 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन बनता है सर जी से। आ गया, सही है, कोई दिक्कत? No sir. एंड गेट हट गया। Yes, sir. 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 27:125, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई? 3:5। Yes sir. बोलो हाँ या ना, बन जाएगा? हाँ sir. बन चलिए, जाएगा sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। 2 न्यूक्लियाई हो गया। 2 nuclei. 11th What is the relation between critical angle and refractive index of a material? Does critical angle depend on the color of light? Explain. यस बिल्कुल करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी करता है तो करेगा ही। पढ़िए एरिना, रिलेशन। Relation between refractive index and critical angle C is n is equal to 1 by sin C. Yes, critical angle depends on wavelength or color of light. It increases with increase of wavelength being maximum for red and minimum for violet. ठीक है ना बच्चों, तो म्यू इज इक्वल्स टू होता है 1/sin C एंड म्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू इक्वल टू 1/sin C एंड म्यू इक्वल्स टू होता है, मतलब म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो साइन सी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ जाएगा, मतलब साइन सी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। आया समझ में? Yes sir. हाँ, तो ये जो होगा बढ़ेगा। तो वेवलेंथ बढ़ मतलब बीइंग मैक्सिमम फॉर द रेड कलर एंड मिनिमम फॉर द वायलेट कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। 16 क्वेश्चन है, वायर। A wire of 20 ohm resistance is gradually stretched to double its original length. It is then cut into 2 equal parts. These parts are then connected in parallel across a 4-volt battery. Find the current drawn from the battery. देखिए, तो पहले 20 का था तो 4 गुना हो गया 80, 80 के आधे आधे 40, 40 का हो गया पैरेलल 20, है ना, 40 के 2 पैरेलल हो गए 20, और 20 को लगाया 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो I = V/R, I = 4/20, 4/20 मतलब 1.5 यानी 0.2 एम्पियर। क्लियर? Clear sir. एरिना को समझ में नहीं आया। R = आ गया समझ में सर। यस सर, क्यों नहीं बोलती हो एरिना आप? Yes sir, आपसे बोलूंगी पक्का। ओके, Yes sir. चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। Excuse me sir. हाँ। सर मेरा भाई मेरे को थोड़ा परेशान कर रहा है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ सर, इसलिए सॉरी सर, आपसे नहीं होगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो श्रुति। 22 In Young's double slit experiment, monochromatic light of wavelength 600 nanometer illuminates the pair of slits and produces an interference pattern in which 2 consecutive bright fringes are separated by 10 millimeter.
Another source of monochromatic light produces the interference pattern in which two consecutive bright fringes are separated by 8 mm fan the wavelength of light from the second source. What is the effect on the interference fringes if the monochromatic source is replaced by a source of white light? सेम कंडीशन है बिल्कुल, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी, तो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, तो वैल्यू निकाल लोगे। निकाल लेंगे सर। ऑन रिप्लेसिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाइट लाइट, आपको मल्टीपल फ्रिंजेस मिलेंगे अलग अलग कलर के। द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी कंटेन सेवरल व्हाइट फ्रिंजेस सराउंडिंग ऑन आइदर साइड बाय द कलर्ड फ्रिंजेस। समझ गए ना, मतलब जो आपको सेंट्रल ब्राइट मिलता था ना, तो वो तो ब्राइट मिलेगा, साथ ही उसके आजू बाजू 6 कलर के फ्रिंज, 7 कलर के फ्रिंज आपको मिलेंगे। समझ गए, और वो भी अलग अलग लेंथ के, क्योंकि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हुआ करता है और अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। बोलो यस की नो? यस सर। चलिए, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इस बार हट गया बच्चों, जेनर डायोड आपके सिलेबस से। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट जेनर डायोड हाउ ए जेनर डायोड वर्क्स एज ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, ड्रॉ इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये हट गया अपने सिलेबस से इस बार। 6 सेकंड का मौन रखेंगे अपन लोग इसके लिए। ओके, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। डिफाइन द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाई। रेडियो न्यूक्लियाई की एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, इसकी SI यूनिट बताइए। गिव ए प्लॉट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज वर्सेस टाइम। तो रेडियो एक्टिव स्पीसीज का टाइम के साथ आपको ग्राफ बताना है। देन इसके बाद क्वेश्चन आ गया, हाउ लॉन्ग विल अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप whose half life is T years take to activity to reduce 1/8 ऑफ नॉर्मल वैल्यू। अपनी वैल्यू का 1/8 होने का ये कितना टाइम लेगा? अगर T ईयर्स इसका आपका हाफ लाइफ टाइम है तो ये कितना टाइम लेगा? 3T लेगा ऑब्वियसली। चलिए, तो बच्चों अब हम यहाँ से डिराइव करने जा रहे हैं रिलेशन 2 सैंपल के लिए। क्या पूछा गया क्वेश्चन? डिफाइन द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाई। रेडियो न्यूक्लियाइड की रिएक्टिविटी बताइए, एक्टिविटी क्या होती है, इसकी SI यूनिट बताइए और प्लॉट बताइए। चलिए, द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके एट एनी इंस्टेंट एंड SI यूनिट इज गिवन बाई बैकरल। किस रेट से ये डिके होता है? तो रेडियो एक्टिविटी इज गिवन बाई द रेट ऑफ इट्स डिके, dN/dt, dN/dt and this is equals to lambda times of n। लिख लीजिए, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द रेट इक्वल टू इट्स रेट ऑफ डिके एट दैट इंस्टेंट। पर्टिकुलरली उस इंस्टेंट पर किस रफ्तार से ये डिके हो रहा है, उस इंस्टेंट पर किस रफ्तार से डिके हो रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस डिके वैल्यू। इट्स SI यूनिट इज बैकरल। बैकरल मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन, 1 बैकरल का मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन इन 1 सेकेंड। और इसका प्लॉट ये दिया गया बच्चों, रेडियोएक्टिव इस तरीके से एक्सपोनेंशियल प्लॉट हुआ करता है इसका। ओके, मान लीजिए स्टार्ट में t इक्वल टू 0 पे, समय 0 था, उस समय आपका मटेरियल अपने फुल उस पे था, उसकी मात्रा थी A0। हाफ टाइम के बाद उसकी मात्रा जस्ट आधी हो जाएगी, मतलब A0/2। मतलब फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा वो डिके होता है, फर्स्ट हाफ में अपने अमाउंट का सबसे ज्यादा डिके होता है। इतना सारा डिके हो गया, देख लो। अगले हाफ में T से लेके 2T में केवल कितना डिके होगा? A0/2 का भी आधा हो जाएगा, तो हाफ ऑफ A0/2 मतलब कितना हो जाएगा? A0/4। तो इतना डिके हो गया, ये देख लो, मतलब इफेक्टिवली कितना डिके हुआ? इतना, A0/4 पे पहुंच गया। फिर अगले में कितना हो जाएगा? A0/4 का भी आधा, मतलब A0/8 हो जाएगा। तो अगले में जो 3 टाइम आएगा 3T में वो A0/8 हो जाएगा। डन? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। ओके, तो एक्टिविटी R इक्वल टू, बेटा लिख लो, dN/dt, और ये इसकी वैल्यू होती इक्वल टू लैम्डा n। जहां पे लैम्डा होता है डिके कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती log e⁻² अपॉन nt, सॉरी। तो R इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू रख दो log e⁻² n/t। ठीक है, अब आपको 2 एलिमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन में ना शायद, 2 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, ग्राफ प्लॉट करना है वर्सेस टाइम। हाउ लॉन्ग विल रेडियो एक्टिव आइसोटोप, नहीं, अच्छा,
चलिए 2 एलिमेंट के लिए बताया गया है। 2 एलिमेंट के लिए देखिए, 2 एलिमेंट पहले के लिए log e बेस टू n1 अपॉन t1 log e बेस टू n2 अपॉन t2 दोनों को डिवाइड कर दिया, n1 अपॉन t1 n2 अपॉन t2, तो n1 अपॉन n2 और t2 अपॉन t1। तो 2 एलिमेंट के लिए जो रेशियो बनता है वो ये बनता है n1 अपॉन n2 और t2 अपॉन t1। नोट कर लीजिए R1 R2। चलिए अब देखिए बच्चों, रिलेशन लिख लो, रिलेशन लिख लो। मतलब किसी भी पॉइंट पर रेडियो एक्टिव सैंपल कितना बचा है और उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में जितना बचा हुआ है इक्वल टू 1/2 की पावर n हुआ करता है, 1/2 की पावर n। ओके, n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स, जितने बार आपके हाफ लाइफ गुजर चुके n वो हुआ करता है। यस सर। ओके, n क्या होता है, मतलब टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टेकन, t टोटल टाइम टेकन अपॉन हाफ लाइफ। मतलब कि ऐसे लिख लो t इक्वल टू क्या होगा, n टाइम्स ऑफ t, मतलब हाफ लाइफ के उतने हाफ लाइफ गुजर चुके हैं तो वो t आ जाएगा। तो n मतलब काउंट फॉर हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ गुजर चुके, तो n इक्वल्स टू t बाई टी। तो यहाँ पे देखिए आपको r बाई आर जीरो कितना दे रखा है आपके पास, कह रहा है कि 1/8 बचा हुआ है, मतलब r इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ r नॉट। तो r बाई आर नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 1/8। बोलो यस और नो। यस यस। क्योंकि अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/8 बचा हुआ है, तो r बाई आर नॉट इक्वल टू हो गया 1/8। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/8 इक्वल टू 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, ठीक है ना। यस सर। r/8 इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर n, n इक्वल टू कितना आ गया 3, n इक्वल टू आ गया 3, n इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल t बाई टी इक्वल टू 3, मतलब कितने हाफ टाइम गुजर गए, 3 हाफ टाइम। आंसर 3t। वैसे मैंने यहीं पर बता दिया था कि अपनी मेन मात्रा का a0/8 कब बचेगा, जब वो 3t मतलब कि तीसरे हाफ लाइफ में खेल रहा होगा, जब उसका तीसरा हाफ लाइफ गुजर गया होगा। डन बच्चों। डन सर। डन सर। ओके, हुर्रे, हम लोगों ने पेपर कर लिया बच्चों 3rd नंबर। सर ये लास्ट क्वेश्चन सर हट गया है ना। बेटा ये बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, इसको देख लेना यार, एक्चुअली क्या बताऊं मैं भी, इतने सारी चीज़ें हटाई गई हैं इसमें, ऑलमोस्ट पूरा न्यूक्लियाई समझ में नहीं आ रहा। अब न्यूमेरिकल ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं, बट हाफ लाइफ पीरियड लिखा है कि हट गया है। ठीक है, एक बार आप देख लेना डिलीटेड सिलेबस में, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर भी लेना। अब इतना आ जाएगा तो क्या, कुछ बड़ा नहीं है वो तो, ठीक है ना। ओके सर। और जेईई मेंस में तो टकराना ही है, तो अपन नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, सो और यू ऑल, सॉरी सुख नहीं, खुश सर, वेरी मच खुश। ओके खुश। ओके जी, खुश। तो ठीक है बच्चों, यहीं तक आज हम करेंगे, बट एक बात और,